क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार वही डर, वही असफलताएं और वही सीमाएं आपकी जिंदगी का हिस्सा क्यों बनी रहती है? अगर आपको पता चले कि आपके दिमाग का लगभग 95% हिस्सा चुपचाप आपकी आदतों, फैसलों और भविष्य को नियंत्रित कर रहा है, तो क्या आप उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहेंगे? आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपके विश्वास आपकी वास्तविकता कैसे बनाते हैं। सोने से पहले के कुछ मिनट आपकी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकते हैं, और क्यों कुछ लोग अनजाने में खुद अपनी सफलता के रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो अभी बाकी है। आगे जो सिद्धांत आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है, और इस किताब की सबसे चौंकाने वाली सीख अंत में सामने आएगी। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इस ऑडियो बुक का एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक बानी, जहां किताबें बोलती हैं। हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी किताबों का सार, ताकि हर किताब की सोच आपके दिल तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की किताबों की दुनिया में। तो इस बहुत ही गहरी चर्चा की शुरुआत ना हम मानव मन के सबसे बुनियादी और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी सिद्धांत से करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कोई सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है ना? एकदम से ये कोई प्रेरणादायक विचारों का बस एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक विश्लेषण है कि इंसानी दिमाग असल में मतलब काम कैसे करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जो पूरा काम है ना, वो बस एक ही नींव पर टिका है, और वो है चेतन और अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का अंतर। और मुझे लगता है यही वो सबसे बड़ा अंतर है जिसे समझे बिना कोई भी इंसान अपने दिमाग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले इसी अंतर को गहराई से समझते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है? देखिए, इसे समझने के लिए ना हम एक बहुत अच्छी एनालॉजी ले सकते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा मन एक बहुत ही विशाल पानी के जहाज की तरह है। अच्छा, एक शिप की तरह? हाँ, अब इस जहाज को चलाने वाला एक कैप्टन है जो ऊपर ब्रिज पे खड़ा है। उसके पास दिशा तय करने के लिए सारे नक्शे हैं, कंपास है, और वो ये फैसला लेता है कि जहाज को किस बंदरगाह पे जाना है। ठीक है। तो ये जो कैप्टन है ना, ये हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड है। राइट। लेकिन और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहाज को चलाने की जो असली ताकत है वो उस कैप्टन के पास नहीं है। तो ताकत किसके पास है? असली ताकत उस जहाज के बिल्कुल निचले हिस्से में है, इंजन रूम में। वहां काम कर रहे उस दल के पास जो भट्टियों में कोयला झोंक रहा है, भारी भारी टरबाइन चला रहा है। और ये जो इंजन रूम है, ये हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत कुछ साफ कर देती है। मतलब कैप्टन सिर्फ दिशा तय करता है और आदेश देता है, बिल्कुल। लेकिन असल में उस इतने बड़े जहाज को आगे बढ़ाने की जो अथाह शक्ति है वो तो इंजन रूम के लोगों के पास ही है ना? बाहर से कैसा दिख रहा है या वो जा कहाँ रहा है, मतलब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं, उनके पास कोई खिड़की नहीं है, वो बाहर का नजारा नहीं देख सकते। उनका काम सिर्फ इतना है कि कैप्टन ने ऊपर से जो भी घंटी बजाई है या जो सिग्नल भेजा है, वो बिना कोई सवाल किए बस उसका पालन करें। अच्छा, तो अगर कैप्टन गलती से कोई गलत आदेश दे दे तो? यही तो कैच है। अगर कैप्टन गलती से ये आदेश दे दे कि हम चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं, फुल स्पीड आगे बढ़ो, तो इंजन रूम कोई लॉजिक नहीं लगाएगा। बाप रे। वो जहाज को ले जाकर सीधा उस चट्टान से टकरा देगा। वो तर्क नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर अवचेतन मन के पास इतनी विशाल शक्ति है, मतलब वो इंसान की पूरी जिंदगी चला रहा है, सांसों को, धड़कन को कंट्रोल कर रहा है, तो वो अंधा क्यों है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। है ना? मतलब उसे तो सही और गलत आदेशों में फर्क करना चाहिए ना? उसे तो समझना चाहिए कि कौन सा विचार हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, अवचेतन मन का जो नेचर है ना, वो किसी आलोचक या तर्क करने वाले इंसान जैसा नहीं है। वो एक बेहद उपजाऊ मिट्टी की तरह है। मिट्टी की तरह? हाँ। अब आप ही बताइए, क्या मिट्टी का स्वभाव ये है कि वो बीज का विश्लेषण करे कि ये बीज कैसा है? नहीं, मिट्टी तो बस उगा देती है। बिल्कुल। अगर उस मिट्टी में गुलाब का बीज बोया जाए तो वो उसे भी पूरी ऊर्जा दे के बड़ा करेगी, और अगर उसमें धतूरे या किसी जहरीले पौधे का बीज बो दिया जाए तो मिट्टी उसे भी उतनी शिद्दत से सींचेगी। अच्छा, तो विचार हमारे बीज हो गए? एग्जैक्टली। हमारे विचार ही वो बीज हैं। तो जब भी कोई इंसान लगातार डर, चिंता या असफलता के विचार सोचता है, तो असल में क्या कर रहा है?
वो उस उपजाऊ मिट्टी में जहर बो रहा है। और फिर अवचेतन मन उसे इंसान की असल जिंदगी में हकीकत बना देता है। बिल्कुल, वो उसे सच में बदल देता है। ये तो काफी डरावना भी है और एक तरह से बहुत सशक्त करने वाला भी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो जो कैप्टन है, यानी हमारा चेतन मन, उसे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। एकदम सही, उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। मतलब उसे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक और रचनात्मक आदेश ही नीचे इंजन रूम में भेजने चाहिए। और यही बात ना हमें एक दूसरे पहलू की तरफ ले जाती है, बाहरी दुनिया से मिलने वाले सुझावों की तरफ। हाँ, वो तो बहुत होते हैं। जरा सोचिए, जब हमारी ये मानसिक मिट्टी बिना किसी तर्क के कुछ भी मान लेने को तैयार है, तो बाहरी दुनिया से जो लगातार नकारात्मक बातें आ रही हैं, उनका इस पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। दुनिया तो हर तरफ नेगेटिविटी से भरी पड़ी है ना। मतलब सुबह के अखबार से लेकर आसपास के लोगों तक हर कोई कुछ न कुछ ऐसा बोल ही रहा होता है जो डराने वाला हो। सही कहा आपने। और इस बात को समझाने के लिए ना डॉक्टर मर्फी ने एक बहुत ही मशहूर ओपेरा गायक एनरिको कारूजो, उनकी एक सच्ची घटना का जिक्र किया है। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? तो एक बार कारूसो को एक बहुत बड़े शो के लिए मंच पर जाना था। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। ओके। लेकिन मंच के पीछे खड़े खड़े अचानक उन्हें भयंकर स्टेज फ्राइट हो गया। अब मतलब परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा डर। अरे बाप रे। वो तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बुरा सपना होता है। बिल्कुल। और ये डर इतना हावी हो गया था कि उनके शरीर ने एक फिजिकल रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ओके। उनके गले की जो मांसपेशियां थी ना, वो पूरी तरह से सिकुड़ गई। ओह, उन्हें पसीना छूटने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे उनकी आवाज ही लकवाग्रस्त हो गई हो। मतलब ये तो सीधा सा सबूत है कि उनके अवचेतन मन ने उस डर को एकदम हकीकत मान लिया था और गले का काम करना ही रोक दिया था। एकदम एग्जैक्टली। उनका चेतन मन उस वक्त डर और विफलता के विचारों से पूरी तरह भर चुका था। लेकिन कारूसो वो मन के इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंच के पीछे खड़े होकर खुद से जोर से चिल्लाकर कहा, छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। छोटा मैं और बड़ा मैं? हाँ, यहाँ छोटा मैं उनका वो डरा हुआ तर्क करने वाला चेतन मन था, और जो बड़ा मैं था वो उनकी असीमित अवचेतन शक्ति थी। अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका है ये सोचने का। तो उन्होंने तुरंत अपने अवचेतन मन को आदेश देते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अभी इसी वक्त मेरे लिए गाना होगा। वाह! तो क्या सिर्फ ऐसे खुद पे चिल्लाने से वो डर भाग गया? देखिए, ये सिर्फ चिल्लाना नहीं था, ये अवचेतन मन को दिया गया एक बहुत ही स्पष्ट और अधिकारपूर्ण आदेश था। मतलब कैप्टन ने वापस कंट्रोल ले लिया? बिल्कुल। जैसे ही चेतन मन ने कैप्टन की कुर्सी वापस संभाली और पूरे विश्वास के साथ नीचे निर्देश भेजा, अवचेतन मन ने तुरंत रिएक्शन दिया। गले की मांसपेशियां ढीली हो गईं, सांसें नॉर्मल हो गईं और कुछ ही पलों में उन्होंने मंच पर जाकर एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी। ये तो एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे हम खुद आदेश देकर सिचुएशन को पलट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान इस तरह का आदेश न दे पाए? हाँ, ये एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर वो बाहरी दुनिया से आए किसी जहरीले सुझाव को सच मान ले और उसे अंदर जाने दे? इसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं, ये बताने के लिए किताब में एक और दिल दहला देने वाली घटना है। अच्छा। ये भारत के ही एक व्यक्ति की कहानी है जो एक दिन किसी भविष्यवक्ता या ज्योतिषी के पास गया। उस ज्योतिषी ने पूरे विश्वास और गंभीरता के साथ उस इंसान से कहा कि तुम्हें दिल की बीमारी है और अगली अमावस्या को तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अरे भगवान! और शायद वो इंसान उस वक्त शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहा होगा। वो 100% स्वस्थ था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस ज्योतिषी की बात को एक अटल सत्य मान लिया। उसने उस नेगेटिव बीज को मिट्टी में डाल दिया। बिल्कुल, ये एक नकारात्मक सुझाव था जिसे उसके चेतन मन ने बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट कर लिया और अवचेतन मन की मिट्टी में बो दिया। उसने अपने परिवार वालों को बुलाया, सबको ये बात बताई, अपनी वसीयत तक तैयार कर ली और बस उस मौत के दिन का इंतजार करने लगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई इंसान खुद से एक खतरनाक वायरस डाउनलोड कर ले। मतलब सिस्टम को लगता है कि वो एक नॉर्मल प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन वो असल में खुद को ही खत्म कर रहा होता है। ये तुलना एकदम सटीक है। उस व्यक्ति के अवचेतन मन ने, जो शरीर की हर धड़कन को कंट्रोल करता है, उस मौत के विचार पर सच में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ फिर? उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि जिस दिन वो अगली अमावस्या आई ना, बिना किसी वास्तविक बीमारी के, सिर्फ उस डर और विश्वास के कारण सचमुच उसकी मृत्यु हो गई। ओह माय गॉड! उसने अनजाने में अपने ही मन की शक्ति से खुद की जान ले ली। इसे विज्ञान की भाषा में नोसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। ये घटना तो ये साबित करती है कि बाहरी दुनिया के सुझावों में खुद कोई ताकत नहीं होती।
मतलब ताकत तो तब पैदा होती है जब हमारा अपना चेतन मन उस विचार को स्वीकार करके अंदर इंजन रूम में जाने की परमिशन दे देता है। बिल्कुल। इसीलिए बाहरी नकारात्मक बातों को कभी भी अपना सच नहीं बनने देना चाहिए। अपने मानसिक दरवाजे पर एक कड़ा पहरेदार बिठाना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, एक सेकंड रुके यहाँ पर। जब हम इस पहरेदार की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि हमें पूरी ताकत और जोर लगाकर बुरे विचारों को रोकना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब दुनिया भर की किताबें, मोटिवेशनल स्पीकर्स सब चीख चीख कर कहते हैं कि विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति ही सफलता की चाबी है। अगर इंसान ठान ले और पूरी ताकत लगा दे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझ रही हूँ, डॉक्टर मर्फी का सिद्धांत इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। डॉक्टर मर्फी ने एक बहुत ही गहरा सिद्धांत दिया है, जिसे उल्टे प्रयास का नियम या लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहा जाता है। ये क्या होता है? ये नियम कहता है कि जब भी किसी इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल पावर और उसकी कल्पना यानी इमेजिनेशन के बीच कोई टकराव होता है, तो हमेशा बिना किसी अपवाद के कल्पना की ही जीत होती है। ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी इच्छा शक्ति हमारे ही खिलाफ काम करे? इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये टकराव असल में होता कैसे है? देखिए, इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए जमीन पर एक लकड़ी का तख्ता रखा है, जो करीब 1 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा है। ठीक है, एक नॉर्मल सा लकड़ी का बोर्ड। हाँ, अब अगर किसी भी इंसान से कहा जाए कि वो उस तख्ते पर चल कर दिखाए, तो क्या होगा? वो बिना किसी झिझक के बहुत आराम से उस पर चल लेगा, है ना? बिल्कुल, जमीन पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसकी इच्छा चलने की है और वो चल लेता है, कोई मानसिक तनाव नहीं होता। लेकिन अब इसी दृश्य को थोड़ा सा बदलते हैं। मान लीजिए उसी तख्ते को 2 बहुत ऊंची इमारतों के बीच हवा में कई 100 फीट ऊपर रख दिया जाए। अरे बाप रे! अब बताइए, क्या वो इंसान उस तख्ते पर चल पाएगा? मैं तो एक कदम भी आगे न बढ़ा पाऊं। हवा में झूलते हुए उस तख्ते को देखकर ही मेरे तो पैर जम जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सोचिए, तख्ता तो वही है, उसकी चौड़ाई भी वही है, आपकी शारीरिक क्षमता भी वही है, आपका चेतन मन और आपकी इच्छा शक्ति लगातार चीख रही है कि मुझे चलना है, मुझे दूसरी तरफ पहुंचना है। हाँ, मैं पूरी विल पावर लगा रही हूँ। लेकिन आपकी कल्पना आपको क्या दिखा रही है? आपकी इमेजिनेशन आपको नीचे गिरने, हवा में गोते खाने और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाने के बहुत ही डरावने दृश्य दिखा रही है। और क्योंकि अवचेतन मन, जैसा हमने कहा, चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है, वो उस गिरने की कल्पना को सच मानकर शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। एकदम सही। इस टकराव में इच्छा शक्ति हमेशा हार जाती है। इंसान जितना ज्यादा जोर लगाकर चलने की कोशिश करेगा, गिरने की कल्पना उतनी ही हावी होती जाएगी और डर उतना ही बढ़ता जाएगा। वाओ! इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें ना, तो कई बातें साफ हो जाती हैं। जैसे कई बार कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले पास होने के लिए दिन रात एक कर देता है। हाँ, बहुत आम बात है ये। वो अपनी पूरी विल पावर लगा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फेल होने के डर और शर्मिंदगी की कल्पना कर रहा होता है। नतीजा ये होता है कि एग्जाम हॉल में जाते ही उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ये इस उल्टे प्रयास के नियम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मानसिक तनाव और जबरदस्ती से आप अवचेतन मन पर कोई बात नहीं थोप सकते। वो जोर जबरदस्ती का हमेशा विरोध करता है। तो फिर तरीका क्या है? उसे बदलने का एकमात्र तरीका इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी कल्पना को बदलना है। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती काम नहीं आती, तो फिर अवचेतन मन के उस इंजन रूम तक अपने सकारात्मक विचारों को पहुंचाने का सही तरीका क्या है? मतलब कोई तो ऐसा समय होगा ना जब वो पहरेदार जो चेतन मन है वो आराम कर रहा हो और बात सीधे अंदर पहुंच जाए। बिल्कुल है। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों इस बात से सहमत हैं कि अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे अच्छा और असरदार समय वो होता है जब इंसान तंद्रा यानी ड्राउजी स्टेट की अवस्था में होता है। अच्छा, नींद और जागने के बीच का समय। हाँ, ये वो समय होता है जब कोई बस सोने ही वाला होता है या सुबह उठने के तुरंत बाद का समय। इस अवस्था में चेतन मन की जो आलोचना करने की और तर्क करने की क्षमता होती है ना, वो लगभग सो चुकी होती है। यानी उस वक्त दिमाग का वो जो सख्त पहरेदार है वो सो रहा होता है और इंजन रूम का दरवाजा खुला होता है। बिल्कुल। आपको पता है, मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन इस तकनीक का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करते थे। वो कैसे? और बिकने वाली कहानी रची जाए। क्या बात है! वो अपनी इन अवचेतन शक्तियों को बड़े प्यार से अपने ब्राउनीज कहकर बुलाते थे, मतलब छोटे मददगार। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब वो सो रहे होंगे, उनका दिमाग काम कर रहा होगा। और अक्सर होता ये था कि सुबह उठने पर उनके दिमाग में एक पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से तैयार मिलती थी। ये तो वाकई किसी जादू से कम नहीं है। मतलब आप सो रहे हैं और आपका दिमाग आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन
क्या कोई आम इंसान भी इतनी आसानी से ये कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसे और भी आसान बनाने के लिए किताब में एक तकनीक बताई गई है, बॉर्डोइन तकनीक। बॉर्डोइन तकनीक? ये क्या है? ये फ्रांस के एक जाने माने मनोचिकित्सक ने विकसित की थी। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। इंसान की जो भी बड़ी इच्छा है उसे वो एक बहुत छोटे से वाक्य में पिरो ले। वाक्य इतना छोटा होना चाहिए कि उसे याद रखने में कोई दिमागी मेहनत ना करनी पड़े। जैसे कि? जैसे, ये ईश्वरीय कृपा से पूरा हो गया है, या मैं पूरी तरह से स्वस्थ और शांत हूं। बस इतना ही। और फिर इस छोटे से वाक्य का करना क्या है? सोने से ठीक पहले जब इंसान उस आधी नींद वाली अवस्था में हो, तो उसे इस छोटे से वाक्य को किसी लोरी की तरह बार बार दोहराना चाहिए। अच्छा, लोरी की तरह क्यों? क्योंकि लोरी में एक लय होती है, एक रिदम होती है, जो तर्क करने वाले दिमाग को और शांत कर देती है। इसे तब तक दोहराना चाहिए जब तक कि इंसान उस विचार के साथ ही सो ना जाए। अब मुझे वैज्ञानिक रूप से समझ आ रहा है कि क्यों बचपन से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी रात को गुस्सा या चिंता लेकर मत सो। बिल्कुल, वो बहुत गहरी बात कहते थे। है ना? अगर कोई रात को कल के डर के साथ सोता है, तो वो असल में अपने इंजन रूम के दल को पूरी रात काम करने के लिए एक विनाशकारी नेगेटिव प्रोजेक्ट दे रहा होता है। अगर आप इस किताब को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं, तो इसका ओरिजिनल वर्जन जरूर पढ़ें। इसका परचेज लिंक वीडियो के प्रोडक्ट सेक्शन में उपलब्ध है। तो हमने ये तो समझ लिया कि सोने से ठीक पहले अपनी इच्छा को एक छोटे सकारात्मक वाक्य में लोरी की तरह दोहराना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो यहाँ हर किसी के दिमाग में आता ही है, वो ये है कि दुनिया की सबसे आम इच्छा यानी धन या समृद्धि, उस पर ये नियम कैसे लागू होता है? क्या सिर्फ रात को लोरी गाने से कोई अमीर बन सकता है? देखिए, धन का मनोविज्ञान इस किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर मर्फी ये स्पष्ट करते हैं कि धन असल में कागज के टुकड़े, बैंक बैलेंस या सिक्के नहीं है। तो क्या है? धन मूल रूप से एक अवचेतन विश्वास है, एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन। कोई भी व्यक्ति सिर्फ बाहरी मेहनत या किस्मत से अमीर नहीं होता। उसे सबसे पहले अपने भीतर एक समृद्धि की चेतना, वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित करनी होती है। लेकिन ऐसा करने में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा सामने आती है, जो लाखों लोगों को जीवन भर गरीब रखती है। और वो बाधा क्या है? वो बाधा है ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या इंसान की अंदरूनी भावना बाहर के धन को कैसे रोक सकती है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने किसी कलीग, पड़ोसी या किसी अनजान व्यक्ति को बहुत पैसा कमाते हुए या कोई नई आलीशान गाड़ी लाते हुए देखता है और अंदर ही अंदर उससे जलता है या उस पे ताने मारता है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। नहीं, वो अनजाने में अपने ही अवचेतन मन को एक बहुत कड़ा संदेश दे रहा है कि मैं धन की निंदा करता हूं, मुझे इस अमीरी से नफरत है। अरे! और अवचेतन मन का नियम है कि जिस चीज की हम निंदा करते हैं, वो उसे हमसे दूर कर देता है, कर सकते। आपका अवचेतन मन तुरंत उस धन को आपसे दूर धकेलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि धन एक बुरी चीज है जिससे आप नफरत करते हैं। ये एक बहुत ही तीखा और कड़वा सच है। लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हैं, बिना ये जाने कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूरा खेल सिर्फ विचारों और विश्वास का है, तो एक और विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर दिन भर रटते रहते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन असल जिंदगी में वो पाई पाई को मोहताज रहते हैं। अगर वो सकारात्मक विचार डाल रहे हैं, तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। देखिए, जब कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हो, उसकी जेब खाली हो और वो जोर जोर से शीशे के सामने खड़े होकर कहे, मैं करोड़पति हूं, तो क्या होता है? क्या होता है? उसका चेतन मन, जो कि वो तार्किक पहरेदार है, वो तुरंत अलार्म बजा देता है और पलट कर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट तो खाली है। हाँ, दिमाग तो लॉजिक लगाएगा ही। इस वजह से दिमाग के अंदर एक जबरदस्त मानसिक टकराव पैदा हो जाता है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और जहां टकराव होगा, वहां उल्टे प्रयास का नियम हावी हो जाएगा। एकदम सही। इस टकराव में इंसान असल में अपनी कमी और अपनी गरीबी पर ही ज्यादा फोकस कर रहा होता है। नतीजा ये होता है कि अवचेतन मन उस गरीबी की भावना को पकड़ लेता है और स्थिति को और बिगाड़ देता है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? मतलब इंसान खुद से झूठ बोले बिना अपने अवचेतन मन को समृद्धि का संदेश कैसे दे? तरीका यह है कि मन को ऐसा वाक्य दिया जाए जिसका चेतन मन विरोध कर ही न सके। जैसे? मैं करोड़पति हूं कहने के बजाय ये कहना कि दिन प्रतिदिन मेरे सभी कामों में मेरी समृद्धि बढ़ रही है, या मेरी आय लगातार बढ़ रही है। अच्छा, क्योंकि बढ़ना एक प्रोसेस है। बिल्कुल, बढ़ना एक प्रक्रिया है, कोई अंतिम झूठ नहीं। चेतन मन इस प्रक्रिया का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, प्रगति तो हो ही सकती है। इस तरह वो विचार बिना किसी मानसिक लड़ाई के सीधे इंजन रूम तक पहुंच जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यावहारिक समाधान है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं,
तो सिर्फ बैंक में पैसा इकट्ठा कर लेना ही तो सफलता नहीं है ना। दुनिया में ऐसे हजारों अमीर लोग हैं जो रातों को सो नहीं पाते या जो भयंकर डिप्रेशन का शिकार है। सच्ची सफलता का दायरा तो पैसे से कहीं बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और यही कारण है कि किताब में सच्ची सफलता के 3 कदम विस्तार से समझाए गए हैं। क्या है वो 3 कदम? पहला कदम है वो काम खोजना जिससे इंसान को सच्चा प्यार हो। अगर कोई सिर्फ मजबूरी में या पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो कभी अपनी पूरी अवचेतन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सही बात है। दूसरा कदम है उस चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना, मतलब स्पेशलाइज करना, अपने काम में इतनी महारत हासिल करना कि कोई और उस काम को उस लेवल पर ना कर सके। लेकिन देखिए, ये दोनों कदम तो सिर्फ उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल तरक्की के लिए हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से कामयाब और माहिर लोग हैं जो अंदर से पूरी तरह खोखले हैं। यहाँ मुझे कोई एक चीज गायब लग रही है जो इन दोनों कदमों को पूर्णता देती हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और वो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि आपका वो काम सिर्फ आपके अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य मानवता की भलाई से जुड़ा होना चाहिए। मतलब दूसरों का भी फायदा हो। हाँ, डॉक्टर मर्फी ने इसे समझाने के लिए लंदन के एक मशहूर जेब कतरे का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। उस जेब कतरे ने अपने काम यानी चोरी में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया था। उसके पास आलीशान घर था, महंगे कपड़े थे, लेकिन क्या वो सफल था? शायद नहीं, क्योंकि हर वक्त उसे पुलिस का डर तो सताता ही होगा। बिल्कुल, वो हमेशा पकड़े जाने के डर में जीता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी, उसकी जिंदगी में जरा भी शांति नहीं थी। उसे असली सफलता और शांति तब मिली जब उसने वो गलत रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया, ईमानदारी का काम शुरू किया और समाज के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू किया। ये बात ना एक विज्ञान के सिद्धांत से बहुत मेल खाती है। मुझे लगता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बिजली का सर्किट बिना अर्थिंग के पूरा नहीं होता। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। है ना? अगर सर्किट में अर्थिंग ना हो तो मशीन में करंट आ जाता है और वो झटके मारती है। उसी तरह अगर कोई इंसान बहुत पैसा कमा ले लेकिन उसका काम समाज की भलाई यानी अर्थिंग से ना जुड़ा हो तो वो सफलता उसे खुशी नहीं देगी बल्कि मानसिक तनाव और बेचैनी के झटके देगी। व्यक्तिगत सफलता का सर्किट दूसरों की सेवा के बिना अधूरा ही रहता है। ये एनालॉजी इस पूरे सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। अपने लक्ष्य को सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठाकर दूसरों की भलाई से जोड़ना ही सच्ची सफलता का रहस्य है। लेकिन सफलता और मानसिक शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक दिमाग में पुरानी कड़वाहट या नफरत भरी हो। हमने शुरुआत में वायरस की बात की थी। क्या किसी के प्रति मन में रखी गई नफरत भी एक ऐसा ही वायरस है जो हमारे इंजन रूम को तबाह कर रहा है? नफरत और कड़वाहट इंसान के अवचेतन मन के लिए सबसे घातक जहर हैं। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्षमा करना, फॉरगिवनेस सबसे जरूरी है। वो तो है। जब तक कोई व्यक्ति किसी पुरानी कड़वाहट को अपने अंदर पाले रखता है ना, वो असल में अपने ही अवचेतन मन की उस नली को ब्लॉक कर देता है, जिससे जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन माफ करने की बात कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। अक्सर लोग कह देते हैं कि मैंने उस इंसान को माफ कर दिया जिसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे जलते रहते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका या पैमाना है जिससे ये पता चल सके कि क्षमा सच में की गई है या नहीं? किताब में इसके लिए एक बहुत ही कारगर एसिड टेस्ट बताया गया है। एसिड टेस्ट? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए शरीर पर कोई गहरा घाव लगा था। जब वो घाव पूरी तरह से भर जाता है तो वहां सिर्फ एक निशान रह जाता है। अब अगर उस निशान को छुआ जाए तो क्या दर्द होगा? नहीं, घाव भर गया है तो दर्द क्यों होगा? बस इसी तरह जब किसी व्यक्ति को अतीत की कोई दुखद घटना या किसी का दिया हुआ धोखा याद आए, लेकिन उस याद के आने पर मन में कोई मानसिक दर्द, गुस्सा या कड़वाहट पैदा न हो, तब समझा जा सकता है कि क्षमा की प्रक्रिया सच में पूरी हो गई है। और अगर याद आने पर दर्द हो रहा है? तो इसका मतलब है कि घाव अभी भी हरा है और अवचेतन मन उस जहर को अभी भी पी रहा है। इसी से जुड़ा एक बहुत पुराना नियम है, गोल्डन रूल। हमेशा कहा जाता है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो। क्या इसका भी अवचेतन मन से कोई साइंटिफिक संबंध है? डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि ये गोल्डन रूल सिर्फ एक नैतिक या धार्मिक नियम नहीं है, ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक नियम है। वो कैसे? वो बर्बाद हो जाए या वो फेल हो जाए तो हमारा अवचेतन मन ये नहीं समझता कि ये विचार किसी और के लिए है। अच्छा, उसे बस विचार से मतलब है। हाँ, अवचेतन मन सिर्फ बर्बादी और असफलता के विचार को पकड़ता है और उसे खुद उस व्यक्ति के जीवन में उतारने लगता है जो ये सोच रहा है। ओहो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम किसी और से नफरत करते हैं तो हम असल में खुद के ही दिमाग को जहर दे रहे होते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि मरेगा कोई और। ये तो खुदकुशी करने जैसा ही हुआ। 100%। हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे, और इसी मानसिक चित्र की शक्ति का उपयोग ना बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। आदतों को छोड़ने के लिए कैसे? किताब में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भयंकर रूप से शराब की लत का शिकार था।
उसने कई बार अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर से शराब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हो गया और लत और भी गहरी हो गई। क्योंकि वहां फिर से इच्छा शक्ति और कल्पना का टकराव हो रहा था। हम्म, वो जितना शराब से लड़ता, उसके दिमाग में शराब की ही कल्पना आती। तो फिर उसने इसे कैसे बदला? उसने लड़ाई छोड़ दी और मानसिक चित्र यानी मेंटल पिक्चर का सहारा लिया। उसने अपने दिमाग में ये स्पष्ट और जीवंत तस्वीर बनाई कि वो अपने घर में है, पूरी तरह शांत है, और उसकी बेटी उसे गले लगाकर कह रही है कि पापा, आपको घर वापस देकर बहुत खुशी हो रही है। वाओ, कितना पावरफुल है ये। उसने इस आज़ादी और खुशी के चित्र को इतनी बार जिया कि अवचेतन मन ने उस शांति को हकीकत मान लिया और उसकी लत बिना किसी संघर्ष के छूट गई। अगर आप इस किताब को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका ओरिजिनल वर्जन जरूर पढ़ें। इसका परचेस लिंक वीडियो के प्रोडक्ट सेक्शन में उपलब्ध है। इस पूरी गहन चर्चा से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इंसान के भीतर एक ऐसी असीम और जादुई ताकत मौजूद है जो सिर्फ सही निर्देशों का इंतजार कर रही है। सारा खेल इस बात का है कि हम अपनी मानसिक मिट्टी में कौन से बीज बो रहे हैं। बिल्कुल, और उन बीजों पर बिना किसी मानसिक तनाव के पूरी सहजता के साथ विश्वास करना है। जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी कल्पना को अपना सबसे बड़ा और सकारात्मक हथियार बनाकर आगे बढ़ना है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले जरा इस विचार पर गौर करें। हमने आज समझा कि अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करता है। तो क्या ये संभव है कि जो बीमारियां या सीमाएं हमें आनुवांशिक या जन्मजात लगती हैं, उनमें से कुछ असल में पीढ़ियों से चले आ रहे गहरे नकारात्मक विश्वासों का ही परिणाम हो? अगर इंसान का मन सिर्फ एक विचार से शरीर को स्वस्थ या बीमार कर सकता है, तो शायद वो हमारे डीएनए के काम करने का तरीका भी बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और मानव मन की गहराइयों को और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक बना देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे। बुक बानी, जहां हर किताब बोलती है।